एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह। एक अमीर और शक्तिशाली करोड़पति अचानक खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाता है। उसकी कार सड़क के बीच में खराब हो गई, फोन की बैटरी खत्म हो गई और मदद करने वाला कोई नहीं था। निराशा के बीच उसकी मुलाकात एक गरीब लड़के से हुई, जिसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक पुरानी साइकिल थी। ऐसा लग रहा था कि दो अलग अलग दुनिया के ये दो लोग कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन उस मुलाकात ने एक नाटकीय और प्रेरणादायक कहानी को जन्म दिया, जिसने दर्शकों और पात्रों दोनों को रुला दिया। श्री विक्रम, जो अब 50 के दशक में हैं, मुंबई के एक जाने माने अमीर व्यवसायी हैं। वह एक सोने और जवाहरात कंपनी के मालिक हैं, जिसकी शहर भर में कई शानदार शाखाएं हैं। लोग उन्हें अक्सर एक सलीकेदार सूट, चमकदार जूते और एक सख्त हाव भाव में देखते थे, जो एक ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास दर्शाता था जो अपनी इच्छानुसार सब कुछ नियंत्रित करने का आदी हो। लेकिन जो लोग उनके करीबी थे, वे जानते थे कि वह जल्दी गुस्सा भी हो जाते थे, और कभी कभी काम का तनाव उनकी त्योरियों और डांट में झलकता था। उस सुबह विक्रम सामान्य से देर से जागे। आज एक बड़ा दिन था। उन्हें विदेशी भागीदारों के एक समूह के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था। एक ऐसा सौदा जिससे उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद थी। लेकिन दिन की शुरुआत से ही सब कुछ गलत हो रहा था। उन्होंने जल्दी से अपना सूट पहना और महत्वपूर्ण कागजात से भरा अपना ब्रीफकेस उठाया। वह गैरेज की ओर भागे और अपनी शानदार कार स्टार्ट की। इंजन की आवाज पहले तो गूंज उठी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद एक अजीब आवाज आई और कार एक सुनसान उपनगरीय सड़क के बीच में रुक गई। विक्रम कड़वाहट से हौंसे। उन्होंने एक बार और चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन इंजन से केवल कुछ कमजोर खड़खड़ाहट की आवाज आई और फिर बंद हो गया। हे भगवान! इसी समय वह बुदबुदाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला, केवल यह महसूस करने के लिए कि स्क्रीन काली थी, बैटरी खत्म हो गई थी, सड़क सुनसान थी, कोई गाड़ी नहीं, कोई मरम्मत की दुकान नहीं। इस शांत दृश्य के बीच व्यापार की दुनिया के शक्तिशाली व्यक्ति ने अचानक खुद को छोटा और असहाय महसूस किया। सबसे महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत त्रासद घटनाओं की एक श्रृंखला के साथ हुई थी, और उसे यह नहीं पता था कि यही क्षण उसके पूरे जीवन को बदलने वाला एक मोड़ साबित होगा। एक कच्ची सड़क जो सब्जी के खेतों से होकर गुजरती थी, जहां सुबह सुबह ओस पड़ी थी और कबाड़ की बोरियां बिखरी पड़ी थीं। वह जगह थी जहां रोहन काम करता था। वह सिर्फ 12 साल का था, सरकंडे की तरह पतला, और एक पुरानी साइकिल चलाता था जिसे वह प्यार से राजा कहता था। साइकिल का फ्रेम जंग लगा हुआ था, हैंडल थोड़ा टेढ़ा था और टायरों में कई पैच थे, लेकिन रोहन के लिए यह उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसके दूसरे पैर, जो उसे गलियों, बस स्टेशनों और बाजारों में ले जाते थे, जहां लोग डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते थे। आज सुबह रोहन बहुत जल्दी उठा और एक बड़ी बोरी भर ली। सूरज अभी अभी निकला था और मौसम अभी भी ठंडा था। उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था, खासकर जब वह किसी ऐसे ढाबे के पास से गुजरता जहां से स्वादिष्ट खाने की महक आ रही हो। रोहन ने खुद को नियंत्रित किया। उसका लक्ष्य एक बड़ी बोरी भरना था और फिर उसे कबाड़ की दुकान पर ले जाना था। दुकान का मालिक, 40 के दशक का एक मोटा आदमी, रोहन को जानता था। उसने लापरवाही से बोरी की ओर देखा और कुछ सिक्के फेंक दिए। आज कीमत कम है, बस इतना ही। रोहन ने अपनी बोरी को देखा, फिर पैसे को। उसके होंठ भींच गए। चाचा, कृपया फिर से जांच लें।
आज मैंने कल से ज्यादा इकट्ठा किया है। उस आदमी ने हाथ हिलाया। नहीं लेना है तो कहीं और ले जाओ। रोहन का गला सूख गया। वह जानता था कि दूसरी दुकानें बेहतर कीमत देंगी, लेकिन वे दूर थीं और भूखे पेट और कांपते पैरों के साथ उसमें और ताकत नहीं थी। उसने सिर झुकाकर पैसे स्वीकार कर लिए और चुपचाप अपनी साइकिल बाहर ले गया। रोहन ने पास की एक दुकान से एक छोटी ब्रेड और दूध का एक पैकेट खरीदा। उसने रोटी का एक एक टुकड़ा धीरे धीरे चबाया। उसकी आंखें सड़क पर वाहनों को देख रही थीं। ठंडे दूध ने उसके गले को शांत किया। पास से गुजर रही एक बूढ़ी लॉटरी बेचने वाली महिला को देखकर रोहन ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसे दे दिए। अम्मा, मुझे एक टिकट दे दो। बूढ़ी औरत ने हैरानी से देखा। तुम बच्चे होकर भी मेरी मदद कर रहे हो। रोहन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सूरज की तरह चमकीली थी। जी, आज मेरा दिन अच्छा है। कुछ और देर बैठने के बाद वह फिर से अपनी साइकिल पर सवार हो गया। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद शहर खत्म हो गया और सड़क उपनगरों की ओर मुड़ गई। दूर से धातु की एक चमक ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। वह एक चमकदार कार थी, जैसी उसने केवल टीवी पर देखी थी। कार सड़क के किनारे चुपचाप खड़ी थी। उसका बोनट थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई थका हुआ जानवर हाँफ रहा हो। रोहन ने चारों ओर देखा। यह सड़क सुनसान थी। एक पल के लिए रोहन के मन में जिज्ञासा और सावधानी दोनों पैदा हुईं। फिर उसने खुद को देखा, एक बच्चा, पुराने कपड़े और घिसे हुए चप्पल पहने, और हौंस पड़ा। उसके पास ऐसा क्या था जिससे कोई डरे? एक अधेड़ आदमी कार के सामने खड़ा था। उसके माथे पर पसीना था और वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। चाचा, क्या आपकी कार खराब हो गई है? उस आदमी ने जब मुड़कर देखा तो उसकी पहली नजर में आश्चर्य था। जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस सुनसान जगह पर एक दुबला पतला बच्चा अपनी पुरानी साइकिल के साथ दिखाई देगा। उसने सिर हिलाया। हाँ, खराब हो गई है और मुझे जल्दी है, लेकिन मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। यह कहते हुए वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। एक सफल व्यक्ति ऐसी साधारण सी स्थिति में असहाय था। रोहन ने सिर हिलाया। इस इलाके में किसी को बुलाना मुश्किल है। मेरे पास फोन नहीं है, लेकिन मैं हाईवे तक का एक शॉर्टकट जानता हूं। वहां से आपको आसानी से गाड़ी मिल जाएगी। उस आदमी ने रोहन को और ध्यान से देखा। तुम्हारी आंखें काली और चमकीली थीं। तुम कहाँ रहते हो? मैं पास की झुग्गी में रहता हूं। मैं कबाड़ उठाता हूं। यह बात उसने इतनी सहजता से कही जैसे कह रहा हो कि वह स्कूल जाता है। विक्रम एक पल के लिए चौंक गया। उसने अपना परिचय दिया। मैं विक्रम हूं। मुझे शहर में एक जरूरी काम है। रोहन ने उसकी घड़ी को देखा जो 9 बजाने वाली थी। उसने अपनी साइकिल को थोड़ा आगे बढ़ाया। मैं आपको बड़ी सड़क तक छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी साइकिल ढलान पर बहुत तेज चलती है। यह विचार उसके मन में अचानक आया, जिससे वह खुद थोड़ा असहज हो गया। क्या यह पुरानी साइकिल एक बड़े, सजे धजे आदमी का वजन उठा पाएगी? लेकिन फिर उसे याद आया कि वह कितनी बार भारी बोरियां ले जा चुका है। उसने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप पीछे बैठ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में ढलान तक पहुंचा दूंगा, जहां से हम तेजी से नीचे जाएंगे। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने साइकिल को देखा। उखड़ा हुआ पेंट, फटी हुई सीट, टेढ़ी मेढ़ी घंटी। फिर उसने सुनसान सड़क को देखा, अपनी घड़ी को देखा जो तेजी से चल रही थी, और उस लड़के के चेहरे को देखा। एक ऐसा चेहरा जिसमें एक दृढ़, सौम्य भाव था
जो उसने वयस्कों में कम ही देखा था। ठीक है, उसने एक गहरी सांस छोड़ी। तुम सावधानी से चलाना। रोहन खुश हो गया, लेकिन उसने फिर भी सावधानी से निर्देश दिए। चाचा, अपना ब्रीफकेस कसकर पकड़ें, इसे गिरने न दें, और जब हम ढलान पर हों तो बस मेरे साथ थोड़ा झुकें। मैं इस सड़क को अच्छी तरह जानता हूं। विक्रम ने सिर हिलाया, अपने ब्रीफकेस को देखते हुए जिसमें उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। उसने महसूस किया कि यह कितना अजीब है। एक आदमी जो हमेशा चमकदार मशीनों और सटीक कार्यक्रमों पर विश्वास करता था, आज एक बड़े सौदे का भविष्य एक बच्चे और उसकी पुरानी साइकिल की पीठ पर रख रहा है। वह थोड़ा लड़खड़ाते हुए साइकिल पर चढ़ गया, और रोहन ने हैंडल को इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे वह एक लाल धागा हो जो रास्ता दिखा रहा हो। साइकिल एक बार हिली और फिर चल पड़ी। सुबह की हवा उनके गालों से टकराई, और दूर शहर की इमारतें एक वादे की तरह दिखाई दे रही थीं। रोहन लयबद्ध तरीके से पैडल मार रहा था। विक्रम, जो शुरू में अकड़ा हुआ बैठा था, धीरे धीरे सहज हो गया। खेतों की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और ओस के बाद की नम मिट्टी की गंध ने उसे आराम दिया। यह एयर कंडीशनर की हवा नहीं थी, बल्कि धूप और धान की महक थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कितने समय से ऐसा महसूस नहीं किया था। रोहन ने आगे एक लंबी ढलान की ओर इशारा किया। उसने कहा, यह ढलान हमें सीधे हाईवे की ओर ले जाएगी। यह एक शॉर्टकट है। विक्रम ने ढलान की ओर देखा। अचानक उसने कहा, तुम वाकई कमाल के हो। रोहन हंसा। मैं इस सड़क पर रोज चलता हूं। मुझे पता है कि कहाँ गड्ढे हैं और कहाँ पत्थर। तुम्हारी उम्र क्या है? 12 साल। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई असली घर नहीं है। मैं एक आंटी के साथ झुग्गी में रहता हूं। जब मैं अच्छा कबाड़ जमा करता हूं तो मैं उन्हें बिजली के बिल में कुछ पैसे देता हूं, नहीं तो मैं कबाड़ की दुकान पर ही सो जाता हूं। रोहन की आवाज में कोई उदासी नहीं थी। वह ऐसे बात कर रहा था जैसे मौसम के बारे में बता रहा हो। विक्रम चुप रहा। तुम्हारे माता पिता? मेरी मां का देहांत हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता कौन हैं। रोहन ने सपाट जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी सड़क पर थीं। विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए। उसके हाथ ब्रीफकेस पर कस गए। ढलान की शुरुआत में रोहन नीचे झुक गया। कसकर पकड़ना। चाचा। साइकिल नीचे की ओर दौड़ी। अचानक एक छोटा कुत्ता बाड़ से बाहर निकल आया। रोहन घबराया नहीं। उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी घंटी बजाई, जिससे एक अजीब सी आवाज निकली, और कुशलता से कुत्ते से बच निकला। वे धूल भरी सड़क पार कर गए और हाईवे की ओर जाने वाली सड़क पर आ गए। थोड़ी देर बाद रोहन अचानक रुक गया। तुम क्यों रुके? मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पानी पी लें। रोहन ने अपनी जेब से एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल निकाली। यह मेरा पानी है, आप पी लीजिए। विक्रम ने बोतल ले ली। वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह, जिसे हमेशा पानी और चाय परोसी जाती थी, आज एक भूखे बच्चे से पानी साझा कर रहा था। उसने एक घूंट लिया। प्लास्टिक की गंध और गर्म पानी ने अचानक उसकी आंखों में आंसू ला दिए। धन्यवाद। रोहन फिर से पैडल मारने लगा। सड़क चौड़ी हो गई। चाचा, आप अपनी कंपनी में क्या करने जा रहे हैं? मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, तो मैं और तेजी से पैडल मारता हूं। विक्रम ने यह एक वादे की तरह कहा। लड़के की पीठ पसीने से भीग गई थी। विक्रम ने पसीने की हर बूंद को देखा और अचानक महसूस किया कि उसके ब्रीफकेस में मौजूद सभी बैठकें और अनुबंध निरर्थक थे। जब वे एक भीड़ भाड़ वाले हिस्से से गुजरे
तो रोहन ने एक बड़े गड्ढे से बचने की कोशिश की। विक्रम ने अपना ब्रीफकेस कसकर पकड़ लिया और अचानक हौंस पड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपना पूरा सौदा तुम्हारी साइकिल पर सौंप रहा हूं। रोहन भी हौंसा। मेरे राजा ने मुझे कभी नहीं गिराया। एक चौराहे पर रोहन ने पूछा, यह रास्ता आवासीय क्षेत्र से होकर सीधे हाईवे पर जाता है, लेकिन यह थोड़ा उबड़ खाबड़ है। तुम जो रास्ता चुनो। विक्रम ने लगभग सहज रूप से कहा। रोहन ने सिर हिलाया और साइकिल उन घरों के बीच से निकल गई जहां बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक केला बेचने वाली बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया। इसकर बाद हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया। साधारण दृश्य के बीच साइकिल पर बैठे सूट पहने आदमी की छवि एक अजीब तस्वीर बना रही थी। दो दुनियाओं का एक कोलाज। आवासीय क्षेत्र से बाहर निकलते ही हाईवे का शोर सुनाई देने लगा। हम बड़ी सड़क पर पहुंच गए हैं। चाचा, यहां से मैं आपको आपकी कंपनी के और भी करीब ले जा सकता हूं। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी, फिर उस दुबले पतले लड़के की पीठ को देखा। मुझे कंपनी तक ले चलो। रोहन का चेहरा खिल उठा। उसने गहरी सांस ली और तेजी से पैडल चलाया। क्षितिज पर शहर की शीशे की इमारतें अब और स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। हवा अभी भी चल रही थी। सूरज अभी भी चमक रहा था और उन दोनों के दिलों में एक नई धड़कन गूंज रही थी। जो अभी अभी मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। हवा विक्रम के चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन परेशान होने के बजाय उसे आश्चर्यजनक रूप से हल्का महसूस हुआ। बहुत समय हो गया था जब वह किसी साइकिल के पीछे बैठा था। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे हवा उसके चेहरे पर पड़े और उसके कंधों पर पड़े सारे तनाव को दूर कर दे। उसे अपने युवा दिनों की याद आ गई, जब वह भी गांव की सड़कों पर साइकिल चलाता था। अब एक बड़ी जवाहरात कंपनी का मालिक उसे एक गरीब बच्चा अपनी पुरानी साइकिल पर ले जा रहा था। उसका दिल कृतज्ञता और दुख के बीच मिला जुला था। रोहन ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह झुका हुआ था। उसके पतले पैर लगातार पैडल चला रहे थे। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके लिए एक और व्यक्ति को ले जाना, चाहे वह कितना भी भारी क्यों न हो, बस एक नई चुनौती थी। उसे सड़क पर लोगों की निगाहों की परवाह नहीं थी। कुछ मोटरबाइक वाले मुड़कर देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया। हे भगवान, इतना छोटा बच्चा इतने अमीर आदमी को ले जा रहा है। लेकिन रोहन को कोई परवाह नहीं थी। उसने बस इतना सोचा कि चाचा को समय पर अपनी कंपनी पहुंचना है, और अगर वह मदद कर सकता है तो वह करेगा। वे एक पुराने मोहल्ले से गुजरे जहां दीवारों पर दरारें थीं और बिजली के तार उलझे हुए थे। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। क्या अजीब नजारा है। अमीर और गरीब एक ही सीट पर बैठे हैं। विक्रम ने यह सुना। उसका दिल थोड़ा दुख गया, लेकिन उसे हंसी भी आई। उसे एहसास हुआ कि इंसानों ने खुद को अदृश्य सीमाओं से बांट रखा है। महंगी कारें और टूटी फूटी साइकिलें, सूट और फटे कपड़े, आलीशान घर और झुग्गियां, लेकिन बस एक पहिए के घूमने से सभी सीमाएं गायब हो गईं। सड़क पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। इस भीड़ में एक दुबले पतले लड़के का एक सजे धजे आदमी को अपनी टूटी फूटी साइकिल पर ले जाने का दृश्य एक विपरीत तस्वीर बन गया। विक्रम ने पीछे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा। धन्यवाद। रोहन ने मुड़कर देखा। उसकी मुस्कान दोपहर की तेज धूप से भी ज्यादा चमकीली थी। चिंता मत करो चाचा,
मैंने वादा किया है कि मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। और उस पल, भीड़ भरी जिंदगी के बीच, विक्रम ने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए, जैसे उसने अपनी मानवता का एक हिस्सा फिर से पा लिया हो, जो सालों से काम की धूल के नीचे दबा हुआ था। शहर के केंद्र में सड़कें चौड़ी होती गईं। रोहन की पीठ झुक गई थी, पसीना बूंदों में टपक रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। विक्रम ने उसे हाँफते हुए देखा और कहा, थोड़ी देर आराम कर लो बेटा। रोहन ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं चाचा, मुझे आदत है। मैं इससे भी भारी कबाड़ की बोरियां ले जा चुका हूं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, साइकिल एक बड़े गड्ढे से टकराई। वे दोनों एक पल के लिए अपनी सीटों से उछल गए। विक्रम थोड़ा चिल्लाया, लेकिन रोहन खिलखिलाकर हंस पड़ा। देखा, मेरा राजा उड़ भी सकता है। उसकी साफ हंसी सड़क पर गूंज उठी, जिससे आसपास के कुछ लोग भी हौंस पड़े। हर गुजरते मिनट के साथ कंपनी की दूरी कम होती जा रही थी, लेकिन साथ ही एक करोड़पति और एक कबाड़ उठाने वाले बच्चे के बीच की अदृश्य दूरी भी हर पहिए के घूमने के साथ मिट रही थी। पहली बार कई सालों में विक्रम सच में जी रहा था, एक बॉस के दिखावे में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में जिसे एक दयालु बच्चे ने मुश्किल से बचाया था। विक्रम कंपनी की भव्य लॉबी में दाखिल हुआ, जहां पीली रोशनी चमकदार टाइल वाले फर्श पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे पूरा स्थान विलासिता की आभा में डूबा हुआ था। साफ सुथरी वर्दी में कर्मचारी झुककर नमस्ते कर रहे थे। हर कोई विदेशी भागीदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की तैयारी में व्यस्त था, लेकिन उस तेज गति के बीच विक्रम ने अनजाने में बाहर की ओर मुड़कर देखा। वहां प्रवेश द्वार के पास रोहन अपनी दुबली पतली साइकिल खड़ी करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। साइकिल का पिछला पहिया बुरी तरह से डगमगा रहा था और चेन किसी भी क्षण टूटने वाली लग रही थी। फिर भी लड़के ने उसे एक खजाने की तरह सहलाया और फिर सावधानी से उसे एक खंभे से एक पुरानी रस्सी से बांध दिया। विक्रम एक पल के लिए रुक गया। अपने व्यापार के कई सालों में वह लाखों की कीमती चीजों, सोने और जवाहरात को देखने का आदी था, लेकिन जिस तरह से रोहन अपनी साइकिल को देख रहा था, उसने उसे अपने दूर के बचपन की याद दिला दी, जब वह अपने पिता के दिए हुए रेडियो को एक खजाने की तरह संजोता था। वह जल्दी से रोहन के पास गया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। बेटा, समय पर पहुंचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा बहुत धनी हूं। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा भोजन कराऊंगा। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी पतली उंगलियों से रस्सी को कसकर पकड़ा और फिर झिझकते हुए जवाब दिया, चाचा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस चावल और मछली करी का एक कटोरा, जैसा मेरी मां बनाती थीं। बस उतना ही मुझे खुश कर देगा। विक्रम चुप हो गया। एक साधारण भोजन, जिसे वह रोज नजरअंदाज कर देता था, इस बच्चे के लिए एक बड़ी आकांक्षा थी। मछली करी, एक साधारण व्यंजन जिसे वह बहुत सामान्य मानता था, अब एक सपना बन गया था जिसने उसके दिल को चुभ दिया। रोहन की आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसे अपनी मां की याद आई, वह महिला जो उसे एक छोटी मछली करी खिलाने के लिए हर पैसा बचाती थी। उस दिन की मछली करी की महक अभी भी उसकी यादों में थी, लेकिन जब से उसकी मां की मृत्यु हुई थी, उसने उसे फिर कभी नहीं खाया था। अब उस सपने को व्यक्त करते हुए वह केवल अपने छोटे, गर्म और शांतिपूर्ण बचपन के उस क्षण को फिर से जीने की उम्मीद कर रहा था। विक्रम ने अपना हाथ रोहन के कंधे पर रखा। ठीक है, मैं वादा करता हूं, हम एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे, मछली करी से भी बेहतर।
तुम इसके हकदार हो। अंदर एक कर्मचारी ने इशारा किया कि बैठक का समय हो गया है। विक्रम ने सिर हिलाया और जल्दी से लिफ्ट में चला गया। दरवाजा बंद होने से पहले उसने अभी भी रोहन को लॉबी के कोने में एक कुर्सी पर बैठे देखा। उसकी बड़ी गोल आंखें एक उज्ज्वल विश्वास के साथ उसे देख रही थीं। बहुत समय हो गया था जब उसने इतनी मासूमियत भरी कोई नजर देखी थी। बड़ी लॉबी में रोहन चमकदार चमड़े के सोफे के बीच अकेला बैठा था। आने जाने वाले सभी लोग सलीके से कपड़े पहने हुए थे और महंगी इत्र की महक हवा में थी। इसके विपरीत उसके पास केवल एक पुरानी शर्ट और घिसी हुई प्लास्टिक की चप्पलें थीं। यह विषमता कुछ कर्मचारियों को असहज कर रही थी। कोई फुसफुसाया, यह कबाड़ वाला लड़का यहां क्यों बैठा है? लेकिन रोहन को कोई परवाह नहीं थी। वह बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें लिफ्ट के दरवाजे पर टिकी थीं, इस सरल विश्वास के साथ कि विक्रम चाचा वापस आएंगे। वह निश्चित रूप से अपना वादा निभाएंगे। अंदर बैठक कक्ष में विक्रम दस्तावेजों के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी उस दुबले पतले लड़के की छवि में घूम रहा था जो इंतजार कर रहा था। रोहन की आंखें उसके दिल में एक निशान की तरह थीं। उसने संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन अजीब तरह से उसने उन संख्याओं को इतना अर्थहीन कभी नहीं पाया था। उसे रोहन के शब्द याद आए, बस चावल और मछली करी का एक कटोरा, चाचा। बस इतना ही उसे चुप करा गया था। कितने साल हो गए थे जब उसने ऐसा साधारण भोजन नहीं किया था। बाहर लॉबी में रोहन इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें लिफ्ट के दरवाजे से नहीं हट रही थीं। हर बार जब दरवाजा खुलता तो वह उम्मीद से सिर उठाता, लेकिन उसे हर बार निराशा होती। फिर भी उसके अंदर का विश्वास कम नहीं हुआ। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी उत्साहित था, क्योंकि वह जानता था कि आज उसका जीवन अलग होगा। और उस शांत क्षण में किसी को नहीं पता था कि विक्रम के लिए एक बड़ी त्रासदी इंतजार कर रही थी। रोहन को यह नहीं पता था कि उसके पीछे ठंडी आंखें उसे देख रही थीं, उसकी उम्मीद को कुचलने की तैयारी कर रही थीं। जबकि रोहन चुपचाप लॉबी में बैठा था, ऊपर एक और चरित्र दिखाई दिया। श्रीमती शांति, विक्रम की मां, एक शानदार पोशाक में बाहर निकली। वह 70 के दशक की एक महिला थीं, लेकिन उनकी चाल अभी भी आत्मविश्वास से भरी थी। उनकी आंखें गंभीर थीं और उनकी आवाज तीखी थी। व्यापार जगत में हर कोई जानता था कि वह कंपनी के शुरुआती वर्षों के पीछे की ताकत थीं, लेकिन हर कोई उनकी घमंडी और गरीबों के प्रति तिरस्कारपूर्ण प्रकृति से भी डरता था। उनके बगल में कुमार, लंबे समय से प्रबंधक, विक्रम का दाहिना हाथ था। कुमार पतला और लंबा था, उसका चेहरा भावहीन था। उनके पीछे प्रिया, एक नई कर्मचारी थी, जिसका युवा चेहरा अभी भी उत्साह और दया से चमक रहा था। जैसे ही वह लॉबी में उतरी, श्रीमती शांति की नजर तुरंत उस कोने की कुर्सी पर पड़ी जहां रोहन बैठा था। लड़के ने ऊपर देखा और धीरे से मुस्कुराया, मासूमियत से यह सोचकर कि वह उन रिश्तेदारों में से एक है जिनकी उसने अभी भी मदद की थी। लेकिन उस मुस्कान के जवाब में श्रीमती शांति ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनका चेहरा तिरस्कार से भर गया। कुमार, उन्होंने ऊंची और तीखी आवाज में बुलाया। वह बच्चा कौन है? तुमने एक भिखारी को कंपनी के बीच में कैसे बैठने दिया? क्या हमारी कंपनी एक अनाथालय है? कुमार चौंक गया। उसने रोहन को देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही लड़का है जो सुबह विक्रम के साथ आया था। लेकिन श्रीमती शांति की आंखों के सामने के डर ने उसे हकलाने पर मजबूर कर दिया। मुझे ठीक से नहीं पता, मैडम। श्रीमती शांति ने अपनी एडी फर्श पर जोर से मारी। क्या मतलब है?
तुम्हें नहीं पता? उसे तुरंत बाहर निकालो। उसके गंदे कपड़े और फटे हुए रूप को देखो। यह कितना घृणित है। अगर ग्राहक इसे देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। रोहन चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने केवल भारी शब्द सुने जो चाकू की तरह उसकी त्वचा में चुभ रहे थे। भिखारी, गंदा, बाहर निकालो। उसका छोटा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके कांपते हाथ उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रहे थे। पीछे खड़ी प्रिया खुद को रोक नहीं पाई। मैडम, मुझे लगता है कि लड़के के पास यहां बैठने का कोई कारण होगा। क्या हम उससे एक बार पूछ सकते हैं? श्रीमती शांति उसकी ओर तेजी से मुड़ी। उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। तुम यहां नई हो, है ना? तुम्हें मुझे यह सिखाने का अधिकार किसने दिया कि कैसे व्यवहार किया जाए? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के व्यक्ति से पूछने की जरूरत है? प्रिया ने अपने होंठ काट लिए और सिर झुका लिया। उसने रोहन को देखा। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि कोई उसके पक्ष में खड़ा हो। कुमार, श्रीमती शांति के दबाव में रोहन के पास गया। सुनो बच्चे, यह तुम्हारी जगह नहीं है। जाओ यहां से। रोहन ने ऊपर देखा, समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं विक्रम चाचा का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ खाना खाएंगे। इस बात पर श्रीमती शांति तिरस्कार से हंस पड़ी। विक्रम के साथ खाना खाओगे? हे भगवान! सुनो तो, एक गंदा कबाड़ वाला लड़का यह दावा करने की हिम्मत कर रहा है कि वह मेरे बेटे के साथ खाने वाला है। कितना हास्यास्पद है। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। रोहन अपनी कुर्सी पर सिकुड़ गया। उसके अंदर का उज्ज्वल विश्वास अचानक ठंडे पानी की बाल्टी की तरह बुझ गया। लेकिन फिर उसने अपने दांत भींचे और सीधे श्रीमती शांति की आंखों में देखा, फुसफुसाते हुए। लेकिन उन्होंने वादा किया था। श्रीमती शांति ने उसे घूरकर देखा। झूठे? विक्रम, तुम्हारे जैसे किसी से कोई वादा क्यों करेगा? झूठ मत बोलो। कुमार, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? इसे तुरंत बाहर फेंको। कुमार झिझका। वह जानता था कि रोहन सच कह रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि लड़का विक्रम को अपनी पुरानी साइकिल पर कंपनी तक लाया था। लेकिन श्रीमती शांति की आंखें उसकी गर्दन पर चाकू की तरह थीं, जो उसे वैसा करने के लिए मजबूर कर रही थीं। उसने अपना सिर झुकाया और रोहन की पतली बांह पकड़ ली। चलो बच्चे, मेरे लिए मुश्किल मत खड़ी करो। रोहन ने अपनी बांह छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। विक्रम चाचा ने मुझे इंतजार करने के लिए कहा था। प्रिया तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। कुमार, ऐसा मत करो। यह स्पष्ट है कि लड़का बॉस को जानता है। कम से कम हमें उनके नीचे आने और पुष्टि करने का इंतजार करना चाहिए। प्रिया, श्रीमती शांति चिल्लाईं। उनकी आवाज पूरी लॉबी में गूंज उठी। क्या तुम तुरंत अपनी नौकरी खोना चाहती हो? प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह अभी भी कुमार और रोहन के सामने खड़ी रही। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं एक बच्चे को इस तरह से बाहर निकालते हुए नहीं देख सकती। वह सिर्फ इंतजार कर रहा है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। एक थप्पड़ प्रिया के गाल पर पड़ा, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। श्रीमती शांति ने अपना हाथ नीचे किया। उनकी आवाज तीखी थी। बेवकूफ, इस कंपनी में मेरे शब्द ही कानून हैं। दफा हो जाओ। मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। प्रिया ने अपना गाल पकड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं, लेकिन वह अभी भी रोहन की ओर मुड़ी और धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे वह उसकी रक्षा न कर पाने के लिए माफी मांग रही हो।
कुमार ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। लड़का संघर्ष करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वह वापस आएंगे। लेकिन उसकी दलीलों ने श्रीमती शांति को और भी परेशान कर दिया। बहुत हुआ। तुम जैसे आवारा, गंदे बच्चे ने मेरी सोने और जवाहरात की कंपनी में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? कुमार, इसे तुरंत बाहर निकालो और सड़क पर फेंक दो। कुमार ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे दरवाजे की ओर घसीटना शुरू कर दिया। रोहन ने अपने पैरों से विरोध किया। उसके आंसू बह निकले। वह बार बार दोहराता रहा, विक्रम चाचा वापस आएंगे। विक्रम चाचा ने मुझसे वादा किया है। ये शब्द चाकू की तरह प्रिया के दिल में चुभ रहे थे। वह स्थिर खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे। इस बीच श्रीमती शांति की आंखों में एक क्रूर संतुष्टि की चमक थी, जैसे उन्होंने अभी अभी कंपनी की पवित्रता को एक धब्बे से बचाया हो। जैसे ही रोहन को घसीटा गया, उसकी साइकिल राजा अभी भी कोने में एक खंभे से बंधी हुई थी। उसने मुड़कर उसे देखा, फिर लिफ्ट के दरवाजे को देखा, जहां अभी भी कोई परिचित सिलुएट नहीं दिखाई दिया था। उसके दिल में जो विश्वास अभी अभी खिलना शुरू हुआ था, उसे बेरहमी से कुचल दिया गया था। जैसे ही कुमार ने रोहन को कांच के दरवाजे से बाहर खींचा, पीछे से श्रीमती शांति की आवाज चाकू की तरह तीखी आई, रुको। और वह टूटी फूटी साइकिल, मैं इस कबाड़ को अपनी कंपनी के सामने खड़ा नहीं देख सकती। कुमार, एक चाकू लो और उसके टायर पंचर कर दो, ताकि वह सबक सीखे और यहां दोबारा आने की हिम्मत न करे। कुमार वहीं जम गया। रोहन भी स्तब्ध रह गया। वह तुरंत संघर्ष करके छूटा और अपनी साइकिल की ओर भागा। नहीं, उसे नुकसान मत पहुंचाओ, वह मेरा सब कुछ है। उसकी चीख सुबह की शांत खामोशी को चीर गई। लड़का घुटनों के बल बैठ गया और अपनी पतली बाहों से साइकिल के फ्रेम को कसकर पकड़ लिया। कांप रहा था, जैसे वह किसी जीवित प्राणी को गले लगा रहा हो। यह एक पुरानी, जंग लगी साइकिल थी, लेकिन रोहन की आंखों में यह किसी भी गहने से ज्यादा कीमती थी। यह उसके लिए रोटी खरीदने का साधन थी, उसका सालों का साथी, उसके अनाथ जीवन का एकमात्र सहारा। श्रीमती शांति बाहर निकलीं। उनकी आंखें उस बच्चे को घृणा से देख रही थीं। कचरा, उन्होंने फुसफुसाया। तुम इसे बचाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि सब कुछ खोना कैसा होता है। उन्होंने हाथ हिलाया। कुमार, जिसके हाथ में एक छोटा चाकू था, कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने रोहन को देखा, फिर श्रीमती शांति के ठंडे, क्षमाहीन चेहरे को देखा। बच्चे, मुझे माफ कर दो, कुमार ने धीरे से कहा और चाकू को नीचे कर दिया। एक तीखी फुफकार की आवाज आई जब ब्लेड ने सामने के टायर को छेद दिया। रोहन चीख पड़ा, फ्रेम को और कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू बह निकले। रुको चाचा, कृपया रुको। लेकिन उसके तुरंत बाद पिछले टायर का भी यही हश्र हुआ। एक पल में साइकिल ढह गई। अभी कुमार ने चाकू वापस भी नहीं लिया था कि श्रीमती शांति फिर से चिल्लाईं, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे सड़क पर फेंक दो। कुमार ने पिचकी हुई साइकिल उठाई और उसे जोर से सड़क के किनारे फेंक दिया। धातु के जमीन से टकराने की आवाज आई। रोहन लड़खड़ाया और फिर ढह गया। अपनी टूटी फूटी साइकिल को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। राजा, मुझे मत छोड़ो। प्रिया यह और नहीं सह सकी। वह बाहर भागी। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप बहुत क्रूर हैं। वह सिर्फ एक गरीब बच्चा है, जिसके पास अपनी आजीविका के लिए केवल एक पुरानी साइकिल है, और आपने उसे भी नष्ट कर दिया। यह कोई सबक नहीं है,
यह क्रूरता है। श्रीमती शांति तेजी से मुड़ी। उनकी आंखों में आग थी। चुप रहो। तुम बेकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? ठीक है, तुम्हें अब यहां काम करने की जरूरत नहीं है। इस क्षण से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। अगर एक अमीर कंपनी बच्चों के प्रति इतनी क्रूर है, तो मैं नौकरी खोना पसंद करूंगी। दूसरे कर्मचारी चुपचाप खड़े रहे। कोई भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस बीच रोहन अभी भी घुटनों के बल बैठा, अपने विश्वास के टूटे हुए टुकड़ों को गले लगाए। जब तक कि उसका गला सूख नहीं गया, तब तक रोता रहा। जैसे ही सूरज चढ़ता गया, उसकी किरणें उस कांपते हुए लड़के पर पड़ीं। पसीना और आंसू मिलकर धूल भरी जमीन पर गिर रहे थे। आसपास उदासीन आंखें देख रही थीं और फिर दूर हो गईं। कोई भी मदद के लिए हाथ बढ़ाने या न्याय के लिए एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वे इस कंपनी से अपनी नौकरी खोने से डरते थे। रोहन ने डेसिस्पॉयर से अपनी विकृत साइकिल को गले लगाया। उसके दिमाग में केवल एक ही बात गूंज रही थी। विक्रम चाचा ने वादा किया था, वह निश्चित रूप से वापस आएंगे। उसने इस वाक्य को बार बार दोहराया, जैसे यह ढहती दुनिया में बचा हुआ एकमात्र विश्वास हो। एक कोने में खड़ी प्रिया के आंसू बह रहे थे। उसने असहाय महसूस किया, लेकिन अन्याय के इस दृश्य के सामने उसका दिल अभी भी जीवित था। वह चुपचाप रोहन के पास गई, अपना कांपता हुआ हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से फुसफुसाई, उम्मीद मत खोना, वह अपना वादा निभाएंगे। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने केवल कमजोर रूप से सिर हिलाया और फिर अपनी टेढ़ी मेढ़ी साइकिल के फ्रेम को गले लगाने के लिए झुक गया, जैसे वह अपने जीवन में बची आखिरी गर्मी से चिपका हो। दूर श्रीमती शांति अभी भी गर्व से खड़ी थीं। उनकी तीखी आंखें सब पर घूम रही थीं, जैसे वह अपनी पूर्ण शक्ति का दावा कर रही हों। उनके लिए यह घटना केवल उन लोगों के लिए एक सबक थी जिन्होंने वर्ग की सीमाओं को पार करने की हिम्मत की थी। जैसे ही रोहन के रोने की आवाज शांत होने लगी, अंदर लॉबी में रिसेप्शनिस्ट ने एक फाइल ट्रॉली को बाहर धकेला। उस पर सुबह के हस्ताक्षर समारोह के लिए एक मोटी चमड़े की फाइल रखी थी। कुमार, जो अभी भी श्रीमती शांति की ठंडी निगाहों के सामने जमा हुआ खड़ा था, फाइल ट्रॉली को देखकर चौंक गया और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। उसके हाथ अभी भी जो हुआ था उससे कांप रहे थे। रोहन ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी साइकिल को कसकर पकड़ लिया। श्रीमती शांति ने उस लड़के पर अपनी तीखी नजर डाली। इसे यहां से हटाओ। इस गंदगी को मेरी कंपनी के कांच के दरवाजों को एक और सेकंड के लिए भी गंदा न करने दो। प्रिया तेजी से रोहन के पास गई। उसकी आवाज नरम हो गई। उठो बेटा, मैं इसे बांधने के लिए एक रस्सी ढूंढती हूं। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया, आंसू पोंछते हुए। कुमार झिझकते हुए फाइल ट्रॉली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे लिफ्ट की ओर खींचा, पहिया एक टाइल में फंस गया और फाइलों का पूरा ढेर एक तरफ झुक गया। सहज रूप से प्रिया और रोहन दोनों मदद के लिए आगे बढ़े। रोहन की कोहनी ट्रॉली से टकराई, जिससे एक क्लिप खुल गई। कागजों का एक ढेर पंखे की तरह पत्थर के फर्श पर बिखर गया। हे भगवान! कुमार घबरा गया। यह वह फाइल है जिसे बॉस ने सीधे बैठक कक्ष में ले जाने के लिए कहा था। प्रिया और रोहन दोनों जल्दी से कागजों को इकट्ठा करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। उन समझौतों और योजनाओं के बीच अचानक एक छोटी क्रीम रंग की हार्ड कवर शीट
पत्थर के फर्श पर फिसल गई। यह एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर उल्टी पड़ी थी। उसकी पीठ पर समय के धब्बे थे। रोहन ने तस्वीर उठाई। जैसे ही उसकी आंखें तस्वीर में चेहरे पर पड़ीं, आसपास की सभी ध्वनियां दूर हो गईं। तस्वीर में महिला के लंबे काले बाल, एक सौम्य मुस्कान और उदास लेकिन गर्म आंखें थीं। उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा तिल था। हर विवरण ऐसा था जैसे वह सीधे रोहन की यादों से बाहर निकल आया हो। उसका दिल बैठ गया। उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर लगभग फिसलने वाली थी। रोहन ने खुद को फुसफुसाते हुए सुना, माँ। प्रिया ने ऊपर देखा और रोहन को तस्वीर को घूरते हुए पाया। तस्वीर में महिला एक पुराने बरामदे के सामने खड़ी थी। उसके हाथों में बैंगनी कागज के फूलों का एक गुलदस्ता था। प्रिया उसकी सुंदरता से चकित थी। इससे पहले कि वह पूछ पाती, रोहन ने तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे छीन लेगा। इसे मुझे दो। श्रीमती शांति की आवाज अचानक तेज हो गई। वह एक बाज की तरह झपटी। यह किसकी तस्वीर है? तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? लेकिन श्रीमती शांति की आंखें तस्वीर पर चिपक गई थीं। उन्होंने रोहन के हाथ से उसे जोर से छीन लिया। लड़के ने सहज रूप से उसे वापस पकड़ने की कोशिश की। मत करो, रोहन चीखा। उसकी आवाज खो गई। यह मेरी मां है, माया। उस पल जैसे सब कुछ जम गया हो। श्रीमती शांति का चेहरा एक पल के लिए चौड़ा हुआ और फिर तुरंत अंधेरा हो गया। उन्होंने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने फुसफुसाया, यह एक पुरानी कर्मचारी थी। तुम क्या जानते हो जो तुम बकवास कर रहे हो? छोड़ो इसे। रोहन ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी फटी हुई शर्ट की जेब से एक छोटा पुराना कागज का टुकड़ा निकाला। यह एक गुप्त खजाना था जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। एक फटी हुई तस्वीर का एक कोना, जिसमें महिला के चेहरे का केवल आधा हिस्सा और उसके गाल पर एक छोटा सा तिल था। उसने उस फटे हुए टुकड़े को पूरी तस्वीर के बगल में रखा। दो फटे हुए किनारे पूरी तरह से मेल खाते थे, जैसे दो पहेली के टुकड़े जो लंबे समय से अलग थे और अभी अभी फिर से मिले हों। मां, यह मेरी मां है। रोहन सिसक पड़ा। मैंने इस टुकड़े को बचपन से रखा है। मुझे मां की बनाई मछली करी की महक याद है। मुझे याद है कि उनका नाम माया था। चुप रहो, श्रीमती शांति चीखीं, इतनी जोर से कि पास के कुछ कर्मचारी चौंक गए। उनकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट की एक बहुत तेज चमक दिखाई दी और फिर उसे एक भयंकर नजर से दबा दिया गया। झूठे, तुम कौन हो जो यहां यह नाटक कर रहे हो? उन्होंने तस्वीर छीन ली। उनकी अंगूठी वाली उंगली ने अनजाने में रोहन के हाथ के पिछले हिस्से को खरोंच दिया, जिससे एक लाल निशान रह गया। उनके दूसरे हाथ ने लड़के के कंधे पर जोर से धक्का दिया। रोहन का संतुलन बिगड़ गया। उसकी पीठ फर्श से जा टकराई। उसके घुटने पत्थर पर फिसल गए। तस्वीर उनके हाथ से निकल गई और हवा में घूमती हुई गिरी। मैडम, आप क्या कर रही हैं? प्रिया चिल्लाई। रोहन की मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। हे भगवान, उसे खून बह रहा है। रोहन ने उठने की कोशिश की। उसके हाथ तस्वीर की तलाश में बौ रहे थे। कुमार एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। दूसरे कर्मचारी धीरे धीरे पीछे हट गए। रोहन ने एक कुर्सी के नीचे अपना हाथ डाला और तस्वीर का किनारा पकड़ लिया। उसने उसे बाहर निकाला। धूल के बावजूद तस्वीर में महिला का चेहरा अभी भी बरकरार था। रोहन ने तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया। कांप रहा था, जैसे वह सच में अपनी मां को गले लगा रहा हो। श्रीमती शांति एक बार फिर उसे छीनने के लिए आगे बढ़ी। प्रिया ने बीच में आकर रास्ता रोक दिया।
ऐसा मत करो। वह अभी भी एक बच्चा है। आप उसे धक्का देती हैं और अब आप तस्वीर छीनना चाहती हैं। क्या आप उसे यहीं मार डालना चाहती हैं? दफा हो जाओ। श्रीमती शांति गुस्से और डर से लाल होकर चीखीं। कुमार, तुम बस वहां खड़े क्या कर रहे हो? कुमार ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसकी आंखें रोहन की आंखों से मिलीं, जो डर से फैली हुई थीं, लेकिन अंदर एक जिद्दी चिंगारी थी। वह तस्वीर छोड़ने को तैयार नहीं था, जैसे वह अपने जीवन के एक चोरी हुए हिस्से को छोड़ने को तैयार नहीं था। कुमार ने अचानक अपनी छाती में एक झकड़न महसूस की। उसने श्रीमती शांति की ओर मुड़कर कहा, मैडम, मुझे पहले फाइलें व्यवस्थित करने दीजिए। फाइलें? श्रीमती शांति हंसी। एक पुरानी तस्वीर में क्या है? फेंक दो इसे। नहीं। रोहन ने तस्वीर को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसके पोर सफेद हो गए। यह मेरी मां है, आप इसे नहीं फेंक सकती। श्रीमती शांति ने अपनी भौहें चढ़ाईं और फिर अपनी आवाज धीमी की। सुनो बच्चे, तुम जिसे चाहो सोच सकते हो, लेकिन यहां गड़बड़ मत करो। तुम्हारा यहां किसी से कोई लेना देना नहीं है। दफा हो जाओ। रोहन ने सिर उठाया, आंसू पोंछे। वह कांप रहा था, लेकिन फिर भी बोला, मैं विक्रम चाचा का इंतजार करूंगा। वह अपना वादा निभाते हैं, और अगर यह तस्वीर उनकी फाइल में थी तो इसका कोई कारण होना चाहिए। लॉबी में फुसफुसाहट फैल गई। प्रिया अभी भी रोहन के पीछे खड़ी थी, उसे बचा रही थी। इस बीच कुमार चुपचाप बिखरे हुए कागजों को इकट्ठा कर रहा था। उसी क्षण दीवार पर लगी घड़ी ने घंटे का संकेत दिया। लिफ्ट से एक डिंग की आवाज आई और स्टील के दरवाजे खुलने लगे। रोहन ने तेजी से अपना सिर घुमाया, तस्वीर को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक आशा की किरण चमक उठी। श्रीमती शांति ने भी लिफ्ट की ओर देखा। एक पल के लिए उनके चेहरे पर डर की एक गहरी शिकन दिखाई दी। उन्होंने अपनी आंखें वापस रोहन पर केंद्रित कीं। उनकी आवाज धीमी और मेनेसिंग हो गई। ध्यान से सुनो, चाहे कोई भी बाहर आए, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सपने मत देखो। रोहन ने जवाब नहीं दिया। वह बस उठ खड़ा हुआ। अपने घायल घुटने के कारण लंगड़ा रहा था। तस्वीर को अपनी पीठ के पीछे छिपा रहा था। पूरी लॉबी ने अपनी सांस रोक ली। लिफ्ट के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए। एक भारी लेकिन जल्दबाजी वाला कदम सुनाई दिया, और उस पल जब सबकी सांसें रुकी हुई थीं, श्रीमती शांति ने मौके का फायदा उठाया। प्रिया और रोहन के बीच की जगह से अपना हाथ बढ़ाया और एक बार फिर तस्वीर छीन ली। साथ ही रोहन के कंधे पर जोर से धक्का दिया। लड़का अपनी पीठ के बल गिर गया। उसके हाथ हवा में बेकार में खरोंच रहे थे। मां! एक चीख निकली, जैसे वह तस्वीर में मौजूद महिला को और अपने भाग्य को पुकार रहा हो। तस्वीर उनकी उंगलियों से निकल गई, घूमी और लिफ्ट से अभी बाहर निकले व्यक्ति के जूते के पास गिरी। जूते रुक गए। उस व्यक्ति की आंखें नीचे गईं। प्रिया हाँफ उठी। कुमार जम गया। श्रीमती शांति जड़ हो गईं। उनके होंठ कांप रहे थे। मां! लॉबी में सन्नाटा छा गया, जिसमें पुराने रहस्य छिपे हुए थे। जैसे ही लिफ्ट की डिंग अभी भी लॉबी में गूंज रही थी, विक्रम बाहर निकले। एक तनावपूर्ण बैठक के बाद उनका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उनका मन केवल एक ही बात पर था। वह गरीब, दुबला, पतला लड़का जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही वह जल्दी से चला गया। उन्होंने वादा किया था, और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी खुद को वादा तोड़ने की इजाजत नहीं दी थी, खासकर ऐसी भरोसेमंद आंखों से। लेकिन जब वह जल्दी से लॉबी में पहुंचे, तो उन्होंने पहली चीज जो देखी
वह खालीपन थी। जिस कुर्सी पर रोहन बैठा था वहां केवल पसीने और कुछ आंसुओं के धब्बे थे। बॉस, एक धीमी आवाज आई। प्रिया, जो अभी भी जो हुआ था उससे सदमे में थी, आगे बढ़ी। उसके गाल पर अभी भी श्रीमती शांति के थप्पड़ का लाल निशान था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने सीधे विक्रम की आंखों में देखा और कांपती हुई लेकिन तेज आवाज में सब कुछ बताया। कैसे रोहन को बाहर निकाला गया, कैसे उसकी साइकिल को पंचर किया गया, कैसे लड़का रोया और कैसे उसने एक तस्वीर पाई, यह महसूस किया कि यह उसकी मां है, और फिर कैसे श्रीमती शांति ने उसे छीन लिया और उसे धक्का दे दिया। प्रिया का हर शब्द विक्रम के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। वह स्तब्ध रह गया। उसका कठोर चेहरा टुकड़ों में टूट गया। मां की तस्वीर। वह फुसफुसाया। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। और फिर बिना कुछ और पूछे वह मुख्य दरवाजे की ओर भागा। बाहर दोपहर की तेज धूप सड़क पर चमक रही थी और एक पुराने पेड़ के नीचे उसने रोहन को देखा। लड़का जमीन पर बैठा था, अपनी पिचकी हुई साइकिल को कसकर पकड़े हुए था। उसके आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। रोहन! विक्रम चिल्लाया, उसकी ओर दौड़ते हुए। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी थीं। जब उसने विक्रम को देखा तो वह एक ही समय में उसे गले लगाना और मुंह मोड़ना चाहता था। उसके दिमाग में वादा अभी भी था, लेकिन अपमान और निराशा ने उसे भ्रमित कर दिया था। विक्रम उसके पास बैठ गया और रोहन और साइकिल दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतना दुख सहने दिया, लेकिन अब मैं यहां हूं। मैं अपना वादा निभाता हूं। हम साथ में खाने जाएंगे और मैं तुम्हारी साइकिल को ठीक करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने अपना चेहरा विक्रम के कंधे में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। एक साधारण कोने के ढाबे में, जहां रसोई का धुआं मछली करी और ताजे चावल की महक के साथ मिल रहा था, रोहन विक्रम के सामने बैठा था। उसके सामने गर्म सफेद चावल का एक कटोरा और मछली करी की एक प्लेट थी। रोहन ने उसे घूर कर देखा। उसकी नाक में जलन हो रही थी। विक्रम चुपचाप देख रहा था। कई सालों में पहली बार वह इतने साधारण से ढाबे में बैठा था, लेकिन अजीब तरह से उसे शांति महसूस हो रही थी। रोहन ने एक टुकड़ा खाया। चाचा, नमकीन, मीठा स्वाद उसे तुरंत उसकी यादों में वापस ले गया। आंसू फिर से बहने लगे। चाचा, मुझे आपसे कुछ कहना है। विक्रम ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहन ने अपनी फटी हुई जेब से तस्वीर का छोटा पुराना टुकड़ा निकाला। उसने उसे मेज पर रखा। यह मेरी मां है। मैंने इसे बचपन से रखा है। आपकी फाइल में भी बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर थी। मुझे पता है कि वह मेरी मां है। विक्रम के हाथ कांपने लगे जब उसने तस्वीर का टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसकी आंखें महिला के चेहरे पर पड़ीं, वह जम गया। माया! वह फुसफुसाया। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। हे भगवान, यह माया है। रोहन ने ऊपर देखा। उसका दिल धड़क रहा था। चाचा, आप मेरी मां को जानते हैं। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसने तस्वीर के टुकड़े को कसकर पकड़ लिया। यादें बाढ़ की तरह वापस आ गईं। एक युवा प्रेम, एक अस्वीकृत रिश्ता, क्रूर निर्णय जिन्होंने उसे दूर जाने के लिए मजबूर किया। रोहन की आंखों में पहली बार आशा की एक किरण चमकी, सच्चाई की एक किरण जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। और विक्रम जानता था कि इस पल में भागने का कोई रास्ता नहीं था। भाग्य की डोरी ने उन्हें कसकर बांध लिया था, जिससे उसे अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उस सच्चाई का जिसे उसने इतने लंबे समय तक दफन कर रखा था। रोहन और तस्वीर में मौजूद मां के बारे में सच्चाई। हवेली के बड़े बैठक कक्ष में पीली रोशनी श्रीमती शांति के पीले चेहरे पर पड़ रही थी। उनके सामने विक्रम ने अपने हाथ में पुरानी तस्वीर को कसकर पकड़ रखा था। मां, मुझे बताओ, यह कौन है? उन्होंने मेज पर युवा महिला की तस्वीर रखी। तस्वीर में माया थी, वह महिला जिससे वह कभी प्यार करता था, जिसे उसकी मां ने अस्वीकार कर दिया था। श्रीमती शांति पीछे हटी। विक्रम, तुम बकवास कर रहे हो। वह व्यक्ति हमसे संबंधित नहीं है। विक्रम ने अपना हाथ जोर से मेज पर मारा। झूठ मत बोलो। मां, मैं रोहन से मिला हूं। मैंने उसकी कहानी सुनी है। बताओ, माया की एकमात्र तस्वीर तुम्हारी फाइल में क्यों थी? एक बेघर बच्चा तस्वीर में मौजूद महिला को अपनी मां क्यों कहता है? श्रीमती शांति खड़ी हो गईं। उनकी आवाज तीखी हो गई, लेकिन उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह एक धोखेबाज है, एक आवारा लड़का जो तुम्हारी दया का फायदा उठा रहा है। उस पर विश्वास मत करो। रोहन, जिसकी आंखें लाल थीं, एक कदम आगे बढ़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय सच्चाई के। मेरी मां का नाम माया था। मेरे जीवन में केवल वही थी, और यह तस्वीर ही मेरे पास बची है। तभी गेट की घंटी बजी। पुलिस का एक समूह अंदर आया। हम श्रीमती शांति को गिरफ्तार करने आए हैं। उन पर कई साल पहले माया नाम की एक महिला की संदिग्ध मौत और अन्य अपराधों में शामिल होने का संदेह है। पूरा कमरा सन्न रह गया। श्रीमती शांति घुटनों के बल गिर गईं, हकलाते हुए। नहीं, नहीं, मैं बस अपने बेटे की रक्षा करना चाहती थी। मैं विक्रम को उस निम्न वर्गीय प्रेम से बचाना चाहती थी, लेकिन उनके बूढ़े आंसू सच्चाई को मिटा नहीं सकते थे। उनके एक पुराने साथी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, और उसने सब कारा था, कुछ कबूल कर लिया था। माया को जहर देने की साजिश, बच्चे के अस्तित्व को छिपाना, सब कुछ उजागर हो गया था। विक्रम पीछे हट गया। उसके सामने उसकी मां की छवि अब एक कुलीन, सख्त महिला की नहीं थी, बल्कि अपराध से भरी एक विकृत छाया थी। मां, वह फुसफुसाया, आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? श्रीमती शांति रो पड़ी जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई। जाने से पहले वह मुड़ी। तुम मेरे सब कुछ हो। बेटा, मैं एक गरीब औरत और उसके नाजायज बच्चे को तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं करने दे सकती थी। लोहे का गेट बंद हो गया, जिससे विक्रम और रोहन विशाल कमरे में अकेले रह गए। अगले दिन डीएनए परीक्षण के परिणाम विक्रम के हाथों में दिए गए। उसने कांपते हुए लिफाफा खोला। उसकी आंखें मोटे अक्षरों पर टिकी थीं। पितृत्व संबंध की पुष्टि हुई। पूरी दुनिया जैसे घूम गई। वह एक कुर्सी पर गिर गया, अपना चेहरा ढौंक लिया। इतने सालों तक वह एक झूठ में जी रहा था, अपने जीवन के प्यार को खो दिया था, और अपने ही बेटे को सड़कों पर भटकने और इतना दुख सहने दिया था। दर्द असहनीय था, लेकिन एक अजीब खुशी भी थी। अंत में सच्चाई सामने आ गई थी। उसका एक बेटा था। रोहन चुपचाप बैठा था। जब विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया तो वह झिझका, लेकिन फिर विक्रम उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बेटा, रोहन, अपने पिता को माफ कर दो। आज से तुम अकेले नहीं हो। मैं उन सभी वर्षों की भरपाई करने का वादा करता हूं जो तुमने अभाव में बिताए हैं। रोहन रो पड़ा और उसकी बाहों में चला गया। एक गर्मजोशी भरी, कांपती हुई लेकिन निश्चित पकड़ जिसने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों पिता पुत्र चुपचाप बैठे रहे। आंसू एक साथ बहते रहे। बाहर बारिश रुक गई थी और आसमान साफ था। बाद के दिनों में
रोहन का जीवन जैसे एक नया अध्याय शुरू कर गया, एक ठंडे छोटे अटारी से। अब उसके पास एक बड़े घर में एक गर्म कमरा था, जिसके हर सुबह और शाम उसके पिता उसके साथ थे। विक्रम अब केवल काम, अनुबंधों और ठंडे नंबरों को जानने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने बेटे के लिए एक साधारण नाश्ता बनाना सीखा, उसे खुद स्कूल ले गया। सप्ताहांत में दोनों पिता और पुत्र राजा को बाहर ले गए। अब साइकिल का फ्रेम मुड़ा हुआ नहीं था और टायर पिचके हुए नहीं थे। इसे मरम्मत और नया रूप दिया गया था, लेकिन विक्रम ने वह नाम रखा जिसे रोहन प्यार करता था। पेड़ों से ढकी एक सड़क पर दोनों पिता पुत्र की हंसी हवा के साथ मिल गई। विक्रम पीछे बैठा, धीरे से रोहन के कंधे को पकड़े हुए। अपने दिल में ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक युवा लड़का हो जो अपने खोए हुए दिनों को फिर से जी रहा हो। रोहन मुड़ा, उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अंतिम छवि दो पिता और पुत्र के साइकिल चलाने के दृश्य पर रुकती है। हवा उनके बालों को उड़ा रही है, सूरज दूर चमक रहा है। एक भावनात्मक आवाज गूंजती है, किसी व्यक्ति को केवल इसलिए कभी तुच्छ न समझें क्योंकि वह गरीब है। एक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य धन या पद में नहीं, बल्कि उसके दिल, दृढ़ता और दयालुता में निहित है। यही वे चीजें हैं जो भाग्य को बदल सकती हैं और उन आत्माओं को जोड़ सकती हैं जो दूर लगती हैं।